हमारे ग्लोब पे जहाँ ये पाई जाती हैं, मैक्सिको के ठीक नीचे पाई जाती हैं, फ्लोरिडा, और वहाँ पे एक और पॉइंट है बर्मुडा, ठीक है। वहाँ 3 पॉइंट ट्रायंगल शेप बनाते हैं, इसलिए इसको बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। कोई त्रिभुज का शेप वहाँ बना हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब कोई लाइंस नहीं टानी हुई है वहाँ पे, बस 3 पॉइंट को जोड़ने पर एक त्रिभुज जैसा आकार बनता है। मैं आपको उस जगह पे ले आऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। अभी आप देखो, इंडिया में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इतनी सारी हवाई जहाजें उड़ रही हैं 24 घंटे के अंदर, वो तो हमने देखा ही। लेकिन अब मैं थोड़ा नंबर को आपको बताता हूँ, नंबर्स कितनी होंगी आपके सामने। देखिए, इंडिया में हवाई जहाजें उड़ रही हैं, ज़्यादा है कि कम है? ये ज़्यादा है, कम है? चलो, तो यहाँ पे एक दिन में इंडिया में लगभग 2000 के आसपास हवाई जहाजें उड़ती हैं, जो हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से शायद बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो आइए यूरोप को देखते हैं। यूरोप का जो हाल है, वो पता नहीं, आप लोगों को शायद देख के मज़ा भी आ रहा होगा, दुख भी हो रहा होगा कि इतनी सारे हैं। अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं आप लोग कितने होंगे यहाँ पे? 10,000? थोड़ा बढ़ाइए नंबर को। 1 लाख नहीं है, 20,000 नहीं, 50,000 से थोड़ा कम है, 40,000 के आसपास है ये आंकड़े। 42,000 एक दिन में, इट्स नॉट अ जोक, एक दिन के अंदर इतना यूज करते हैं वो हवाई जहाजों को। लेकिन हाँ, मैं किसी एक देश की नहीं, पूरे महादेश की बात कर रहा हूँ। एक लाइन देखिए, बहुत ही साफ साफ दिख रहा होगा आपको, यूरोप से उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक हवाई जहाज की लाइन जा रही है। देखो, जा रही है, यस। साफ साफ दिख रही होगी आपको। अभी कुछ देर पहले पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बहुत सारी लाइंस जाती हैं हवाई जहाज़ों की और पानी के जहाज़ों के द्वारा। ये वही लाइंस को यहाँ पे देखो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अभी आप देखिए, ये जो हवाई जहाज़ है यूरोप से आ रही है नॉर्थ अमेरिका, नहीं, अमेरिका के आसपास देखिए। नॉर्थ अमेरिका दुनिया का एक ऐसा जोन है जहाँ एक दिन में नंबर ऑफ फ्लाइट्स सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। यूरोप में नहीं की जाती, यहाँ की जाती हैं। और जो आंकड़े मैंने आपको इंडिया में 2000 बताए थे, यूरोप में 40,000, यहाँ पे वो एक दिन में करीबन 87,000 होते हैं। 87,000 नंबर्स इन अ सिंगल डे, जो कि शायद ह्यूज है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यस। तो ये कुछ हिस्से थे जो हमने हवाई जहाज़ों के पाथ को समझने की कोशिश की, कैसे वो ट्रैवल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, एक सवाल मैं आप ही सभी से, मतलब मैं जानता हूँ आपको ये पता होगा, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि हम गाड़ियों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन क्या उससे सिर्फ हमें फ़ायदा होता है? नुकसान भी होता है। नुकसान होते होंगे। यस। मैं एक छोटा सा स्लाइड आपको दिखाता हूँ, खास जो आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं कुछ ज़रूर देखना चाहिए, एज वेल जो यहाँ पे विजिटर्स भी आए वो भी ज़रूर देखेंगे इस चीज़ को। आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा एक देखिए ग्राफ बना होगा स्क्रीन पे, वहाँ कुछ नंबर लिखा होगा और उसके सामने वहाँ उसका कुछ कलर दिया होगा। जैसे 360 जहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे देखिए हल्का डीप पिंक दिख रहा होगा आपको। यस। दिख रहा है? और जहाँ पे रेड है वहाँ 375 लिखी होगी, 375। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बताते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। चलिए, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी ज़्यादा हद से बढ़ चुकी है। ये आप या हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी आपके सामने देखिए एक रेड जोन दिख रहा होगा, दिख रहा है? कितना भयावह है ये। कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है, आप या हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक पृथ्वी के ओवरऑल टेम्परेचर में करीबन 2 डिग्री का इंक्रीमेंट होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम खुद कहती है, ठीक है। तो आपको या हमें सिंपली ये समझने की ज़रूरत है कि हमें कम से कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना है, चाहे वो हम अपनी बॉडी से करें, वो तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने इंडस्ट्रियल्स एरिया को हम ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम हमें पता है, सल्यूशन क्या है, क्या हल है हमारे पास, कैसे कम करें हम जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है? पेड़ पौधे को लगाकर। सिर्फ पेड़ लगा के? जी जी। लेकिन देखिए, समस्या ये होती है कि अगर हम आपको ये कहें, आप सभी से ये कहूँ कि आप गाड़ी का उपयोग बंद कर दें, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें खुद बहुत आराम आवश्यकता है होता वो है। हमें। बिजली भी बंद नहीं कर सकते ना। हाँ, आवश्यकता के अनुसार, देखिए इसी बात की ज़रूरत है। चलिए, अगर हम बात सिर्फ पेड़ पौधों की ही करें, आपके सामने देखिए इंडिया जो है सीज़न किस हिसाब से, इसकी जो हरियाली है वो कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप साफ साफ देख पाएंगे, चलिए वो क्या है मैं बाद में बताता हूँ। अब
एक हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ, जरा वो ध्यान से देखना, ध्यान से, आप सभी लोग ध्यान से देखना। ये है दक्षिणी अमेरिका का पार्ट, जहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अर्जेंटीना या उरुग्वे, पैराग्वे या ब्राज़ील जैसे जो देशें पाई जाती हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो साउथ अमेरिका के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ उत्तरी भाग है, नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको कुछ हरा हरा सा डीप ग्रीन जोन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हरियाली होगी, डीप सी, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है उसके ठीक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, उत्तर पूर्वी भाग में ब्राज़ील पाई जाती है। और ब्राज़ील के ठीक बीचों बीच एक रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजन का जंगल। नाम सुना है कभी? चलो, यस। अमेजन कंपनी का नाम सुना है? हाँ। जेफ बेजोस वगैरह नाम सुना होगा, यस। है ना? तो ये जो नाम एक्सट्रैक्ट किया गया है वो वहीं से किया गया था। पॉइंट ये है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं लंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा। आपके शरीर में फेफड़ा है, यस। आपके शरीर का एक अंग हुआ, उसी प्रकार पूरी पृथ्वी का ये एक ऐसा जोन है जिसे हम फेफड़ा कहते हैं, पृथ्वी का। ऐसा क्यों कहते होंगे? क्योंकि पृथ्वी का जितना भी ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है उसका लगभग 20% हमको सिर्फ इस हिस्से से मिलता है। 20% हिस्सा नहीं, एक 5 भाग का 1वां भाग हमें सिर्फ यहाँ से प्राप्त होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हिस्सा हमारे लिए कितना ज़रूरी होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है। क्या ये अच्छी बात है? अगर नहीं तो अब एक बार ज़रा इंडिया को देखिए और खुद मुझे बताइए कि क्या इंडिया में पेड़ पौधे ज़्यादा हैं या हमें ज़रूरत है? जरूरत है। हद से ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप सभी से, खासकर जो बच्चे और टीचर्स बैठे हैं, इवन पेरेंट्स जो भी बैठे हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, पर्सनली करूँगा कि कम से कम अपने जीवन में साल में ही 2 से 4 पौधे आप ज़रूर लगाएं। एटलीस्ट हम अपने आने वाले कल को कुछ हद तक बचा पाएंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने कभी सुनामी का नाम सुना है? यस। एक नज़र देखा नहीं है हमने कभी। आओ मैं आपको दिखाता हूँ वो सुनामी कैसी होती है, कैसे शुरू होते हैं वो। देखो, सुनामी का कॉन्सेप्ट आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, भूकंप तो सुना होगा आपने, है ना? भूकंप जो धरती में आती है, लेकिन समुद्र तल के नीचे भी भूकंप आती है, और समुद्र तल यानी पानी के नीचे होने वाले भूकंप को हम सुनामी सिंपली कहते हैं। अब आप देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन पे इंडिया के ठीक नीचे दाहिनी तरफ एक वाइट पैच बना होगा, वाइट सा हिस्सा दिख रहा होगा। वो जो हिस्सा है वो सुमात्रा का वेस्टर्न पार्ट है, इंडोनेशिया का वेस्टर्न पार्ट है, जिसे सुमात्रा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सुमात्रा द्वीप। अब यहाँ पे 2004 में 26 दिसंबर को एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। देखो था कैसा वो, उसका इम्पैक्ट कैसा था वो देखो आप। दिख रहा है? यस। जस्ट सी द रेंज, द वाइब्रेशंस, कितनी हाई इंटेंसिटी के साथ वो निकली, कहाँ तक पहुंच रही है आप देखो, साउथ पोल तक आपको दिखेगा यहाँ पे इम्पैक्ट। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब ये इस छोटे से ग्लोब में इतना भयावह दिख रहा है, तो जब वाकई ये हुआ होगा अर्थ के अंदर, कितना डेंजरस हुआ होगा। आप लोगों ने रिचर स्केल का नाम सुना है? यस। रिचर स्केल, जिसमें हम भूमि के जो भी हमारे भूकंप आते हैं उसके मैग्नीट्यूड, परिमाण को मापते हैं, ठीक है। 9.0 की परिमाण को बताया गया था। ये इतना भयावह था। करीबन 14 देशों के कोस्टल एरिया को इसने हिट किया था। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग मरे थे और 2.5 लाख के आसपास लोग प्रभावित हुए। तो हमने जो भूकंप आज तक सुना है वो हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है। चलो, अब एक बात बताओ, अगर समुद्र में पानी ही ना होते, पहले मैंने बादलों को हटाया अर्थ से, अब मैं समुद्र से पानी को हटाऊंगा, देखता हूँ कैसा लगता है। देखो, आस्ते आस्ते पानी पूरा सोख लूंगा मैं, बहुत पावर है मेरे में, ठीक है। वापस लाओ पानी को। यस। चलो वापस ले आता हूँ, आ गया पानी। लेकिन वापस मैं पानी को पूरा सुखाऊंगा और इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। अब आप ध्यान से देखना जरा, हम लोगों ने आज तक ये पढ़ा है कि हमारे पर्वत कैसे होते हैं, पठार कैसे होती है, मैदानी क्षेत्र कैसे बनती हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये पढ़ा है कि समुद्र तल के नीचे की जो धरातल होती है वो कैसी होती है, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हमने पढ़ा नहीं है, कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आप देखिए, समुद्र तल के नीचे जो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो धरातल होती है, वो कितने अनइवन है, यानी कि असमतल है, समतल नहीं है बिल्कुल। अब आप लोगों ने कभी मारियाना ट्रेंच का नाम सुना है? मारियाना ट्रेंच दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा है। नाम याद रहेगा? यस। क्या नाम बताया मैंने?
मारियाना ट्रेंच, ट्रेंच मतलब घाटी होती है, ठीक है। अब मारियाना ट्रेंच के सबसे नीचे पॉइंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं चैलेंजर डीप। नाम याद रहेगा, चैलेंजर डीप। आपके सामने देखिए एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी होगी स्क्रीन पे, और उसके अंदर अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको हल्का सा नीला रंग दिखाई देगा, बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि मैंने पूरा पानी तो सोख लिया है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम मात्रा में आपको वो हल्की सी नीले रंग की हिस्सा को आप देख पाएंगे, हिस्से को। और ये है मारियाना ट्रेंच का हिस्सा, जो कि पैसिफिक ओशन के ठीक वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। और अब आप समझ लीजिए कि दुनिया में एक ऐसा हिस्सा भी है जो इतना गहरा हो सकता है। कितना गहरा होगा, आप ऐसे समझ लो, इसकी जो गहराई है वो करीबन 11 किलोमीटर की है, डीप, पानी के नीचे। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप जानते हैं, अगर हम पूरे माउंट एवरेस्ट को उठाकर भी इस हिस्से में डाल देंगे तो ये पूरा नहीं भरेगा। तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जहां हमारी पृथ्वी में माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची चोटियां हैं, वहीं चैलेंजर डीप जैसी गहरी घाटियां भी हैं। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि हमारा जो पृथ्वी है हमारी, वो सबसे यूनिक है कि नहीं है? बिल्कुल ही अलग है, और ये हमने साफ साफ देखा भी, ठीक है। एक क्लास स्लाइड के साथ यहाँ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अभी लॉकडाउन चला और हम लोगों ने काफ़ी कुछ फेस किया, खासकर सभी बच्चों ने, जो भी स्कूली बच्चे यहाँ बैठे हैं। लेकिन हमने इसमें एक चीज़ जो पाई है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाई करना। थोड़ा बहुत हमने मोबाइल के द्वारा पढ़ाई की है, ये आप भी मानेंगे? मानते हैं ना इस बात को? ठीक है। तो दुनिया में लोग अभी के समय में, सिनेरियो में, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी इंटरनेट। अब आप देखिए दुनिया में एक जाल सा बना है ह्यूमन बींग्स का। आज लगभग हर दूसरा व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करता है, और ये एक अच्छी बात है। हम किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को हम एक्सचेंज करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और हमें आने वाले समय में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आई होप ये जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ अभी इस पूरे प्रोग्राम में बताई हैं, आप तक मैं पहुँचा पाया हूँगा, और थोड़ा ही सही लेकिन आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए बच्चों, चलो, तो इसी के साथ यहाँ पे मैं समाप्त करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।